हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है जॉइंट स्टॉक कंपनी और चैप्टर का नाम भी है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, इसकी मीनिंग और डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। A joint stock company is an incorporated association of persons having a separate legal existence with a perpetual succession and common seal. जॉइंट स्टॉक कंपनी एक ऐसी एसोसिएशन है, किसकी? पर्सन्स की, लोगों की एक एसोसिएशन है जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है या सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। और इस टाइप की कंपनी या एसोसिएशन के अंदर परपेचुअल सक्सेशन होता है। मतलब कोई पार्टनर के आने या जाने या जो मेंबर्स हैं उनके आने जाने से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और इनकी एक कॉमन सील होती है। कॉमन सील क्या होती है? एक सील होती है कंपनी की जो सबके सिग्नेचर माने जाते हैं। कॉमन सील पे मैं अलग से भी एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। इट्स कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स व्हिच आर फ्रीली ट्रांसफरेबल एंड द ओनर्स ऑफ दीज शेयर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटी। ये जो पूरी की पूरी एसोसिएशन या कंपनी होती है, इसके जो कैपिटल है, जो पूंजी है, उसको स्मॉल स्मॉल हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, जिसको हम शेयर्स कहते हैं। और वो शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कंपनी के शेयर खरीदे, मैं मेंबर बन गया, मैं कभी भी मार्केट में बेच सकता हूँ, किसी और को बेच सकता हूँ। ऐसा नहीं पार्टनरशिप की तरह रिजिड हो गया कि भाई मैंने अगर अपनी हिस्सेदारी बेचनी है तो दूसरों से परमिशन या दूसरों की जो मर्जी है वो जाननी पड़ेगी मुझे। ऐसा नहीं होता इस कंपनी में। इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। ये कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लॉ के थ्रू क्रिएट होती है और लॉ के थ्रू ही खत्म होती है। मतलब इसमें काफी लीगल फॉर्मेलिटीज होती है। और ये एक आर्टिफिशियल पर्सन मतलब ये सू कर सकती है और कैन बी सूड, मतलब इसके ऊपर भी केस हो सकता है, ये भी लोगों के ऊपर केस कर सकती है, अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। ये तो था इसका मीनिंग। अब हम करेंगे डेफिनेशन, क्योंकि जब आपने पेपर में लिखना होता है तो डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर्स डेफिनेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर आप लिखते हैं तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। अकॉर्डिंग टू जेम्स स्टेफेंसन, कुछ लोग इसको स्टेफेंसन भी कह देते हैं, अ कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ मेनी पर्सन्स हु कंट्रीब्यूट मनी और मनीज वर्थ टू अ कॉमन स्टॉक एंड एम्प्लॉय इट इन सम ट्रेड और बिजनेस एंड हु शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस अराइजिंग देयर फ्रॉम। तो कंपनी एक एसोसिएशन है लोगों की जो कंट्रीब्यूट करती है मनी या मनी के वर्थ की कोई और चीज, जैसे जमीन कंट्रीब्यूट कर दी, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, या मशीन कंट्रीब्यूट कर दी। और वो क्या करते हैं, कॉमन स्टॉक के ऊपर अपना पैसा या पैसे की जगह कोई पैसे से रिलेटेड चीज लगा देते हैं कोई बिजनेस करने के लिए। और जो भी प्रॉफिट्स एंड लॉसेस होते हैं वो शेयर करते हैं। उसके बाद सेकंड डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू हेने, joint stock company is a voluntary association of individuals for profit, having a capital divided into transferable shares, the ownership of which is the condition of membership। तो इनका मानना है कि जो जॉइंट स्टॉक कंपनी एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, कोई जबरदस्ती से किसी को मेंबर नहीं बना सकता। वॉलंटरी है, आपकी मर्जी, आप बने मेंबर, नहीं बने ना बने। आपस में जुड़ते क्यों हैं मेंबर्स? प्रॉफिट कमाने के लिए। और जो भी टोटल पूंजी, टोटल कैपिटल इकट्ठी होती है उस एसोसिएशन की, उसको शेयर्स में डिवाइड किया जाता है, स्मॉल स्मॉल शेयर्स में, जो कि ट्रांसफरेबल होते हैं। मतलब आप कभी भी सेल परचेज कर सकते हो उस शेयर्स की। और उनकी जो ओनरशिप है, यही मेंबरशिप की कंडीशन है कि जिसके पास शेयर्स होंगे वो एक एसोसिएशन या कंपनी का मेंबर माना जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है फीचर्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी और सिंपली फीचर्स ऑफ अ कंपनी। चैप्टर का नाम है जॉइंट स्टॉक कंपनी और हम डिस्कस करेंगे फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स या खासियत या विशेषताएं भी इसको कहा जाता है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी या कंपनी की क्या खासियत होती है, क्या फीचर्स होते हैं। इससे पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि मीनिंग क्या होता है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। द फीचर्स ऑफ कंपनी और जॉइंट स्टॉक कंपनी और कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर एज फॉलोज या आर एज अंडर। नंबर वन, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। A company has a distinct legal entity independent of its members। जो कंपनी है उसकी एक लीगल एंटिटी है, लॉ ने बनाई है और मेंबर्स से हटके है। मैंने आपको पार्टनरशिप के चैप्टर में बताया था कि पार्टनरशिप अगर कर रहे हो तो अगर कंपनी के ऊपर डेट है तो आपकी पार्टनरशिप जो फर्म है उसके ऊपर डेट है। और अगर एक आधा बंदा इधर उधर हो गया तो सारा का सारा डेट आपके ऊपर माना जाएगा। मगर इसमें ऐसा नहीं होता। जो मेंबर्स होते हैं उनकी एंटिटी अलग होती है और जो कंपनी होती है उसकी लीगल एंटिटी डिफरेंट होती है।
इट कैन ओन प्रॉपर्टी, ये जो इस टाइप की जॉइंट स्टॉक कंपनी या कंपनी है वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी ले सकती है, कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकती है, फाइल सूट्स इन देयर ओन नेम, अपने नाम पे केस कर सकती है, ठीक है। अ शेयर होल्डर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ अ कंपनी, कोई भी शेयर होल्डर जो कंपनी का एक्ट हो गया कुछ, तो शेयर होल्डर को कुछ नहीं होगा, समझ के बाद वो लायबल नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास रिलायंस कंपनी के शेयर हैं या मेरे पास अरामको कंपनी के शेयर हैं और अरामको कंपनी ने किसी का पैसा ले लिया या डूब गई कुछ भी हो गया, तो मेरे पास थोड़ी ना आएंगे, मेरी जिम्मेदारी थोड़ी ना है, मैं तो शेयर होल्डर हूँ, समझ के बात। सिमिलरली मेंबर्स ऑफ द कंपनी आर नॉट इट्स एजेंट, जो मेंबर्स होते हैं वो कंपनी के एजेंट नहीं माने जाते। देयर कैन बी कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन कंपनी एंड इट्स मेंबर्स, जो कंपनी है और उसके जो मेंबर्स हैं उनके बीच में एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी इज नॉट अ क्रेडिटर ऑफ इट्स मेंबर्स, सिंपल वर्ड्स में, अगर मैंने रिलायंस की कंपनी का शेयर खरीदा, ठीक है, तो अगर रिलायंस ने कर्जा लिया तो मेरे ऊपर कर्जा नहीं माना जाएगा, समझ के बाद जो कंपनी का क्रेडिट होगा वो मेंबर्स का क्रेडिट नहीं माना जाएगा, ठीक है। आपको इसी तरीके से पेपर में लिखना है। नेक्स्ट आ जाता है परपेचुअल सक्सेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। परपेचुअल सक्सेशन मींस कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस, लगातार चलती रहेगी, एक आधे पार्टनर या मेंबर के मरने से जैसे पार्टनरशिप खत्म हो जाती थी, इसमें ऐसा नहीं होगा। अ कंपनी इज अ क्रिएशन ऑफ द लॉ एंड ओनली द लॉ कैन ब्रिंग एन एंड टू इट्स एग्जिस्टेंस। कंपनी लीगल प्रोसेस के थ्रू बॉर्न हुई है और लीगल प्रोसेस के थ्रू ही एंड होगी, अपनी मर्जी से नहीं, जब मर्जी खोल दो जब मर्जी बंद कर दो, समझ गई बात। इट्स लाइफ डज नॉट डिपेंड अपॉन द लाइफ ऑफ द मेंबर्स, जो मेंबर्स हैं उनकी लाइफ पे इस कंपनी की लाइफ डिपेंड नहीं करती। द डेथ, इंसॉल्वेंसी और लुनेसी ऑफ मेंबर्स डज नॉट अफेक्ट द लाइफ ऑफ अ कंपनी, कंपनी की लाइफ उस पर डिपेंड नहीं करती कि जो उसके मेंबर्स हैं जिंदा हैं या मर गए या इंसॉल्वेंट हो गए, ठीक है, या फिर ल्यूनेसी मतलब उनका दिमाग खराब हो गया या पागल पुगल हो गए, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। इट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन इफ ऑल द मेंबर्स डाई, ये लगातार चलती रहेगी, इवन इफ मेंबर मर गए तो भी ये चलती रहेगी, समझिए बात। मेंबर्स में कम एंड गो बट द कंपनी गोज ऑन अंटिल इट इज वाउंड अप, कंपनी तब तक चलती रहेगी जब तक लीगल प्रोसेस के थ्रू इसको बंद ना किया जाए। मेंबर्स आए जाएं, अपने शेयर बेचें खरीदें, जो मर्जी करें, कंपनी चलती रहेगी, समझ की बात, इसलिए इसको कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन, लगातार चलती रहेगी। थर्ड पॉइंट आ जाता है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी भी काफी इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एज अ कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, क्योंकि कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है, इट्स मेंबर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी ने कर्जा लिया तो शेयर होल्डर के ऊपर कर्जा नहीं माना जाएगा, मेंबर्स के ऊपर कर्जा नहीं माना जाएगा। द लायबिलिटी ऑफ एवरी मेंबर इज लिमिटेड टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स बॉट बाय हिम और टू द अमाउंट ऑफ गारंटी गिवन बाय हिम। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी फलां फलां कंपनी के शेयर खरीद लिए और वो शेयर 1 लाख रुपए के खरीद लिए, तो मेरी लायबिलिटी 1 लाख रुपए ही हुई। सिंपल वर्ड्स में, अगर कंपनी डूबेगी तो जो मैंने शेयर खरीदे वही डूबेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि कंपनी ने 2 करोड़ का कर्जा ले लिया वो मुझे भरना पड़ेगा, जैसे पार्टनरशिप में होता है, ठीक है ना। तो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी को नहीं हार्म पहुंचेगा, जो मैंने शेयर्स लिए हैं ज्यादा से ज्यादा तो वही डूबेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ अ मेंबर हैज 50 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, हिज लायबिलिटी इज लिमिटेड टू 500, ठीक है ना। तो उसकी लायबिलिटी क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जो 50 शेयर लिए, 10-10 रुपए के, 500 रुपए के शेयर लिए उसने, ज्यादा से ज्यादा वही डूब जाएंगे। इवन इफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी आर इनसफिशिएंट टू सेटिस्फाई fully the claims of creditors, no member can be called to pay anything more than what is due from him। तो वही बात दोबारा इंग्लिश में घुमा फिरा के लिख दी कि भाई जितने के शेयर खरीदे उतने ही हमारी लायबिलिटी रहेगी, ज्यादा से ज्यादा वही पैसे डूबेंगे, ऐसा नहीं होगा कि कंपनी के कर्जे भी मेंबर्स या शेयर होल्डर्स भरे। However, if the members of the company so desire, they may form a company with limited liability, unlimited liability। अगर members आपस में मतलब डिजायर करते हैं तो इस टाइप की कंपनी भी खोली जा सकती है जिसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का क्लॉज भी होता है। वो आप ग्रेजुएशन जब करोगे तब आपको अच्छे तरीके से मैं समझा पाऊंगा। यहाँ तो फीचर समझा रहा हूँ तो यहाँ समझाने लग गया तो टॉपिक से हट जाऊंगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। मैं कभी भी शेयर खरीदूं, मैं कभी भी शेयर बेचूं, समझ के बाद मेंबर्स तो ऐसा कर सकते हैं। द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स, जैसा कि मैंने मीनिंग में बताया था पिछली वीडियो में कि जो पूरी कंपनी की जो कैपिटल है उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ईच पार्ट इज कॉल्ड अ शेयर, हर एक पार्ट को शेयर कहा जाता है। दीज शेयर्स आर जनरली ट्रांसफरेबल, ये जो शेयर्स हैं ये ट्रांसफरेबल है, एक से मैंने बेचे, किसी और ने खरीदे, किसी और ने किसी और को बेच दिए, इस टाइप। A shareholder is free to withdraw his membership
फ्रॉम द कंपनी बाय ट्रांसफरिंग हिज शेयर। तो शेयर होल्डर फ्री है, वो कभी भी मेंबरशिप को विड्रॉ कर सकता है, मार्केट में शेयर बेच सकता है, किसी और को बेच सकता है, एग्जिस्टिंग मेंबर को बेच सकता है। हाउएवर इन एक्चुअल प्रैक्टिस सम रिस्ट्रिक्शंस आर प्लेस्ड ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। मगर असल जिंदगी में जब भी आप ट्रांसफर ऑफ शेयर्स करोगे तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ मतलब रूल्स रेगुलेशंस हैं, उन्हीं के थ्रू आप शेयर्स बेच सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एग्जांपल बता रहा हूँ कि जब भी इंडिया में जब भी किसी कंपनी का रिजल्ट आना होता है तो जो उसके जो क्या कहते हैं कंपनी के जो मालिक होते हैं या डायरेक्टर्स होते हैं, उनके ऊपर जो सेबी है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो लिमिट लगा देती है कि आपकी विंडो ट्रेडिंग विंडो क्लोज है, अब आप अपनी कंपनी के शेयर नहीं बेच सकते इतने से इतने टाइम के बीच में। कितना टाइम होता है आप वो जाके चेक कर सकते हैं। तो कुछ लिमिटेशंस होती हैं, अनटिल और अनलेस वो लिमिटेशन सेटिस्फाई करते हो तो आप अपने शेयर्स को बेच सकते हो। आम बंदा तो कभी भी बेच सकता है, क्योंकि मैं डायरेक्टर नहीं हूं तो मैं कभी भी बेच सकता हूँ। ठीक है, इसमें भी कुछ लिमिटेशन है, आधी रात को नहीं ना बेच सकता, जब शेयर मार्केट खुली होगी तभी बेच सकता हूँ। नेक्स्ट आ जाता है कॉमन सील, वेरी इंपॉर्टेंट। Being an artificial entity, a company cannot act and sign itself। क्योंकि जो कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल एंटिटी है, तो वो खुद कंपनी थोड़ी ना साइन करेगी, तो कंपनी की एक सील तैयार की जाएगी, स्टैंप तैयार की जाएगी। ठीक है, देयरफॉर देयरफॉर इट एक्ट्स थ्रू ह्यूमन बींग्स। जो कंपनी है ये ह्यूमन बींग्स के थ्रू एक्ट करेगी। ऑल द एक्ट्स ऑफ द कंपनी आर ऑथोराइज्ड बाय इट्स कॉमन सील। जितने भी कंपनी के काम है वो कॉमन सील पे चलेंगे। मींस द नेम ऑफ द कंपनी इज एनग्रेव्ड ऑन इट्स कॉमन सील। एक सील बना देंगे या फिर स्टैंप बना देंगे जिसमें कंपनी का नाम एनग्रेव्ड होगा। द कॉमन सील इज एफिक्स्ड ऑन ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एज अ टोकन ऑफ द कंपनीज अप्रूवल। तो जहां पे भी कंपनी का अप्रूवल होगा, कोई साइन करने कुछ करने, तो आर्टिफिशियल पर्सन है ना, ये खुद थोड़ा ना कंपनी साइन कर सकती है, तो वहां पे कंपनी की सील लग जाएगी। द कॉमन सील इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। कॉमन सील को कंपनी के ऑफिशियल सिग्नेचर की तरह डील किया जाएगा। एनी डॉक्यूमेंट विच डज नॉट बियर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी डज इज नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी। कंपनी ने कहीं सील नहीं लगाई, स्टैंप नहीं लगाई, तो वो कंपनी की जो है बाइंडिंग नहीं मानी जाएगी। तो कंपनी की क्या होती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी की कॉमन सील। नेक्स्ट आ जाता है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, वेरी इंपॉर्टेंट। पुराने जमाने में क्या होता था, जो मालिक होते थे कंपनी के वही कंपनी को चलाते थे। आजकल क्या मालिक है शेयर होल्डर, और जो क्या कहते हैं कंट्रोल कर रहे हैं वो मैनेजर कंट्रोल कर रहे हैं। तो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल हो गया ना। तो ओनरशिप एंड ये जो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल है, इसके ऊपर इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में काफी ज्यादा थ्योरीज है। जब आप ग्रेजुएशन लेवल पे ऑनर्स करोगे या कुछ करोगे, उसमें आपको ये काफी थ्योरीज पढ़ने को मिलेंगी। Members have no right to participate directly in the day-to-day management of the company. फॉर एग्जाम्पल मैं किसी कंपनी के 10, 15, 20, 100 शेयर लेके बैठ जाता हूँ। मैं हर रोज मुंह उठा के उस कंपनी में नहीं चले जाऊंगा, जी ये करो वो करो, मैं भी मालिक हूँ, समझ गई बात। तो मैनेजमेंट में मेरी इंटरफेरेंस नहीं रहेगी अनटिल और अनलेस मैं डायरेक्टर नहीं हूँ या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में नहीं हूँ। इतने शेयर लेने तो अगर मेरे पास इतना दम है तो मैं इतने शेयर लेके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन जाऊंगा, समझ गई बात। They elect their representatives called directors who manage the company's affairs on the behalf of the members। तो होता क्या है, जो मेंबर्स हैं, जो कंपनी के मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, वो वोटिंग के थ्रू अपने डायरेक्टर्स को चूज करते हैं। ज्यादातर डायरेक्टर्स वही होते हैं जिनके पास मैक्सिमम शेयर होता है, वो अपने आप को वोट डाल देते हैं। Thus, the ownership of a company is distributed among the shareholders while management is vested in the board of directors। तो ओनर कौन होते हैं, ओनर होते हैं शेयर होल्डर्स, और जो डायरेक्टर्स होते हैं वो मैनेजर होते हैं, वो मैनेज करते हैं कंपनी को। ज्यादातर ये देखा गया है कि जो डायरेक्टर्स होते हैं वो भी शेयर होल्डर्स होते हैं, मगर उनके पास काफी ज्यादा शेयर्स होते हैं, तभी तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बने। ठीक है, द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी इज डेलीगेटेड एंड सेंट्रलाइज्ड। जो मैनेजमेंट होती है डेलीगेटेड होती है कि अपना काम नीचे वाले को देना, नीचे वाला उससे नीचे वाले को देगा काम, और सेंट्रलाइज्ड होती है, पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होती है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास इसके शेयर्स होने चाहिए, कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी होते हैं, समझ की बात। नेक्स्ट है वॉलंटरी एसोसिएशन। A joint stock company is a voluntary association of certain persons formed to carry out particular purpose in common। बेसिकली एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, जिसको मेंबर बनना है बनो, नई शेयर खरीदने ना खरीदो, ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, समझ की बात। मेंबर्स ऑफ अ कंपनी कैन ज्वाइन इट एंड लीव इट एट देयर ओन फ्री विल। इट इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। अब मेरी मर्जी, मैं किसी कंपनी के शेयर खरीदूं ना खरीदूं, मेंबर बनूं ना बनूं, समझ की बात। तो इसमें ऐसा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, वॉलंटरी एसोसिएशन है ये। नेक्स्ट आ जाता है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ।
ये जो कंपनी है ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको कानून के या लीगल प्रोसेस के थ्रू क्रिएट किया गया है। इट एग्जिस्ट ओनली इन कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ, मतलब लीगल कार्रवाई के थ्रू ही क्रिएट किया गया है, ठीक है, लीगल प्रोसेस के थ्रू। इट इज कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टू ओन प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। तो कंपनी, ये जो आर्टिफिशियल पर्सन है, ये कंपनी जो आर्टिफिशियल पर्सन है, ये अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है और प्रॉपर्टी भी ओन कर सकती है, बट इट डज नॉट टेक बर्थ लाइक अ नेचुरल पर्सन एंड इट हैज नो फिजिकल बॉडी ऑफ अ नेचुरल ह्यूमन बीइंग। मगर ये कोई असल का इंसान नहीं है, ना कि नेचुरल पर्सन है जिसने, जो कि पैदा हुआ है और इसकी फिजिकल बॉडी या फिजिकल शेप साइज है। समझ की बात? ये एक आर्टिफिशियल पर्सन के टाइप है, अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकता है, केस भी कर सकता है और वो सारे काम कर सकता है जो एक आर्टिफिशियल पर्सन कर सकता है। नेक्स्ट आ जाता है कॉर्पोरेट फाइनेंस। द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज जनरली डिवाइडेड इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ स्मॉल वैल्यू। जब भी किसी कंपनी के शेयर्स निकाले जाते हैं, उसको जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाया जाता है, तो उसमें क्या किया जाता है, जो कंपनी की पूरी वैल्यू देखी जाती है और उसको स्मॉल स्मॉल शेयर्स में डिवाइड किया जाता है। दीज शेयर्स आर परचेज्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ। सिंपल वर्ड्स में यही शेयर जो है कई लोग खरीदते हैं और कई लोग खरीद के छोटे छोटे मेंबर्स बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी भी बड़ी कंपनी में 5 शेयर खरीदे, मैं भी मेंबर बन गया। जिसने 1 शेयर खरीदा वो भी मेंबर बन गया। जिसने 5 करोड़ शेयर खरीदे वो भी अच्छा खासा मेंबर बन गया। वो चाहे तो डायरेक्टर भी बन सकता है, ठीक है ना, क्योंकि उसके पास बल्क ऑफ द शेयर्स है। नेक्स्ट आ जाता है स्टैट्यूटरी रेगुलेशन एंड कंट्रोल। गवर्नमेंट एक्सरसाइजेस कंट्रोल थ्रू कंपनी लॉ ओवर द मैनेजमेंट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। सरकार ने कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, कुछ कंपनी एक्ट बनाए हुए हैं, कंपनी लॉज बनाए हुए हैं। अब वो सारे के सारे लॉ मैं इधर डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये तो इंट्रोडक्टरी लेवल पे है। तो सरकार ऐसी जॉइंट स्टॉक कंपनीज को कंट्रोल करने के लिए कंपनी लॉ बनाती है और लगातार उसमें अमेंडमेंट करती रहती है। अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद सेवरल लीगल फॉर्मेलिटीज एंड फाइल सेवरल डॉक्यूमेंट्स विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। तो जब भी जॉइंट स्टॉक कंपनी को काम करना होता है या खुलना भी होता है इवन, या प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी बनना होता है, तो तब कई टाइप के रूल्स रेगुलेशन है जो उनको फॉलो करने पड़ते हैं और कई टाइप की लीगल फॉर्मेलिटीज हैं और लीगल डॉक्यूमेंटेशंस हैं जो करनी पड़ती हैं और रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज के पास जमा करवानी पड़ती है, तभी वो उसको जो है जॉइंट स्टॉक कंपनी का दर्जा देता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जिस हिसाब से पेपर में लिखनी है उसी हिसाब से मैंने लिखी हुई है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है जॉइंट स्टॉक कंपनी वर्सेस पार्टनरशिप एंड चैप्टर का नाम है जॉइंट स्टॉक कंपनी। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नंबर वाइज पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा और जिस हिसाब से पेपर में लिखने हैं, मेरी सारी वीडियोस उसी हिसाब से होती हैं। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बोथ कंपनी, कंपनी मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी, एंड पार्टनरशिप आर एसोसिएशंस ऑफ पर्संस, बट द टू डिफर इन द फॉलोइंग रिस्पेक्ट। दोनों एक टाइप की जो एसोसिएशंस हैं पर्संस की, मगर इन दोनों में बहुत फर्क है। क्या फर्क है वो डिस्कस करते हैं नंबर वाइज। नंबर 1, फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन। अ कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ व्हाइल पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। जो कंपनी है वो लॉ के हिसाब से क्रिएट होती है, मगर जो पार्टनरशिप है वो अगर पार्टनर्स एग्री करें तो वो पार्टनरशिप बना सकते हैं। तो ये दोनों जो है थोड़े से डिफरेंट है फॉर्मेशन के हिसाब से। इन द फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर इन्वॉल्व्ड एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज नॉट कंपल्सरी। अगर पार्टनरशिप करते हो आप, तो उस पार्टनरशिप को रजिस्टर कराना कंपलसरी नहीं है। आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, बट कंपनी में ऐसा नहीं है, रजिस्टर कराना ही पड़ेगा। अ कंपनी A company can be formed only after fulfilling legal formalities and its incorporation अंडर द एक्ट इज एसेंशियल। मतलब अगर आपने इसको इनकॉर्पोरेट करना है, इसको पैदा करना है, इसको लेके आना है रियलिटी में कंपनी को या जॉइंट स्टॉक कंपनी को, तो आपको एक्ट के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग इसको रजिस्टर कराना पड़ेगा। कई लीगल फॉर्मेलिटीज हैं वो करनी पड़ेंगी। समझ की बात? नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है नंबर ऑफ मेंबर्स। द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म इज 2। कम से कम 2 तो बंदे होने चाहिए ना, कल्ले अपने साथ थोड़ा ना पार्टनरशिप करोगे। एंड द मैक्सिमम इज 50 एक्सेप्ट इन केस ऑफ अ फर्म ऑफ प्रोफेशनल। तो मैक्सिमम 50 हो सकते हैं और वैसे आजकल अलग अलग जगह पे अलग अलग जो मेंबरशिप के वो चल रहे हैं और सरकार टाइम टू टाइम इनको चेंज भी कर सकती है, मगर मिनिमम 2 मेंबर तो होने चाहिए ना। इन अ प्राइवेट कंपनी द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, अगर प्राइवेट कंपनी की बात करें तो वो 2 हैं, एंड द मैक्सिमम नंबर जो प्राइवेट कंपनी की बात करें तो वो 200 है। दूसरी तरफ इन अ पब्लिक कंपनी मिनिमम मेंबर
जो है वो 7 होने चाहिए एंड मैक्सिमम पे कोई लिमिट ही नहीं है। समझ गए बात? ये चीज़ आपको क्लियर होगी, तो इसमें थोड़ा-सा डाटा है वो आपको याद करना पड़ेगा कि कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है लीगल स्टेटस। अ कंपनी हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स, बट a partnership firm has no separate legal entity different from its members. मैं सिंपल वर्ड्स में आपको समझाता हूँ। अगर पार्टनरशिप फर्म है कोई, उसने कर्जा लिया और एक आधा बंदा मर गया या भाग गया या बेईमानी करके इधर-उधर हो गया, तो जो कर्जा है ना, वो पार्ट जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉपर्टी को बेच के भी निकाला जाएगा। समझ गए बात? कर्जा पार्टनर्स के ऊपर माना जाएगा। मगर दूसरी तरफ अगर कंपनी ने कर्जा ले लिया, तो वो शेयर होल्डर के ऊपर कर्जा नहीं माना जाएगा। ये बात आप ध्यान से समझना। Partners and the firm are one and the same in the eyes of law. जो पार्टनर्स होते हैं और जो फर्म होती है, पार्टनरशिप फर्म होती है, वो एक ही बात होती है। समझ गए बात? लॉ की नजर में, कानून की नजर में पार्टनर और पार्टनर की कंपनी एक ही बात है। कंपनी के ऊपर कर्जा, पार्टनरशिप कंपनी के ऊपर कर्जा या पार्टनर के ऊपर कर्जा, एक ही बात है। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज द जॉइंट प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर्स। जो पार्टनर्स होते हैं, उनकी जो फर्म है, जो पार्टनरशिप फर्म है, उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो जॉइंटली ओन करते हैं। इन अ कंपनी मेंबर्स आर नॉट जॉइंट ओनर्स ऑफ इट्स प्रॉपर्टी। दूसरी तरफ देखा जाए तो मेंबर्स जो होते हैं वो जॉइंट ओनर्स नहीं माने जाते। ये इसमें फर्क है। अगर कंपनी कर्जा लेती है तो वो लायबिलिटी जो शेयर होल्डर्स हैं उनके ऊपर या मेंबर्स के ऊपर नहीं मानी जाती। नेक्स्ट है लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। वही बात, in a joint stock company, the liability of every member is usually limited to the unpaid money on the shares held or the amount of guarantee given by him. फॉर एग्जाम्पल किसी मेंबर ने गारंटी दे दी कि मैं इतने रुपए दूंगा अगर कंपनी ने ऐसे ऐसे कर दिया। गारंटी देके कंपनी को कर्जा दिलवा दिया कुछ, तो जितनी उसने गारंटी दिया उतनी उसके ऊपर लायबिलिटी है। या फॉर एग्जाम्पल मैंने शेयर्स खरीदे, तो मैं जितने शेयर्स अपने पास रख के बैठा हूँ वही मेरी लायबिलिटी है। क्या पता वो जीरो हो जाए। समझ की बात? तो ज्यादा से ज्यादा मेरा यही नुकसान हो सकता है। But in partnership, partners are jointly and squarely liable to an unlimited extent. मगर जो पार्टनर्स हैं उनको अनलिमिटेड एक्सटेंट तक लायबल बनाया जा सकता है। अगर पार्टनरशिप फर्म पे कोई कर्जा हो गया और वो काम नहीं कर पा रहे और कर्जा नहीं दे पा रहे, तो जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेच के कर्जा चुकाया जाएगा। वो पर्सनली लायबल होंगे। मगर जॉइंट स्टॉक कंपनी या कंपनी में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। शेयर्स ऑफ अ कंपनी या जॉइंट स्टॉक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, बट इन अ प्राइवेट कंपनी देयर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। अगर कोई पब्लिक कंपनी की बात करते हैं तो कभी भी आप शेयर खरीद सकते हो, बेच सकते हो, मेंबर को बेचो, बाहर बेचो, जिस मर्जी को बेचो। मगर प्राइवेट कंपनी के अंदर जो शेयर्स को इधर उधर करने में थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। अ पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट इन द फर्म to an outsider without the unanimous consent of all the partners. अब जो पार्टनरशिप फर्म है वो अपना जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें कोई भी एक पार्टनर अपना हिस्सा कहीं बाहर नहीं बेच सकता जब तक बाकी सारे पार्टनर्स नहीं कहते, तो उसमें रिस्ट्रिक्शन होती है। Any person can become a partner of a company by purchasing its shares, but a new partner can be admitted only with the mutual consent of all the partners. मैं किसी भी कंपनी का शेयर खरीद के उसका मेंबर बन सकता हूँ, पब्लिक कंपनी का, ठीक है? मगर पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। जब तक जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, वो म्यूचुअल कंसेंट ना दें, अपनी रज़ामंदी ना दें, तब तक नए पार्टनर को ऐड नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आ जाता है स्टैट्यूटरी कंट्रोल। A company has to comply with several legal requirements and it must submit reports to the government. जो कंपनी होती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है, इसको कई रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं और टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट देनी पड़ती है, रिजल्ट्स निकालने पड़ते हैं क्वार्टरली। समझ की बात? On the other hand, there is no statutory regulation on day-to-day working of a partnership. तो पार्टनरशिप की डे टू डे वर्किंग में इतनी ज्यादा सरकार की दखल अंदाजी या रूल्स रेगुलेशन इतने ज्यादा फॉलो नहीं होते जितने जॉइंट स्टॉक कंपनी में होते हैं। अ कंपनी कैन नॉट चेंज इट्स ऑब्जेक्टिव एंड पावर्स विदाउट कंप्लाइंग विदाउट कंप्लाइंग विद स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। कंपनी कभी भी अपने ऑब्जेक्टिव्स या वो अपने ऑब्जेक्टिव्स या पावर्स में चेंजेस नहीं कर सकती। अगर वो करेगी, अपने काम करने का तौर तरीका चेंज करेगी, तो उसको पहले रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा, मेरे मकसद ऑब्जेक्टिव ये हो गए हैं, मेरा ऑफिस यहाँ चला गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, सारी की सारी जो लीगल जो रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल करना पड़ेगा। तो सिंपल वर्ड्स में भाई कंपनी के ऊपर ज्यादा कंट्रोल होता है और पार्टनरशिप के ऊपर कम कंट्रोल होता है लीगली। ठीक है? नेक्स्ट आ जाता है लीगली, मतलब उसको कम रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पार्टनरशिप को और दूसरे को कंपनी को ज्यादा फॉलो करने। चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। द ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स मतलब ऑब्जेक्टिव्स। द ऑब्जेक्ट्स एंड पावर्स ऑफ अ कंपनी
has laid down its memorandum of association. ठीक है, laid down, यहाँ थोड़ा सा इंग्लिश में चेंज करते हैं, laid down in its memorandum of association and can be altered only by fulfilling legal formalities laid down in the Companies Act 2013. तो जो कंपनी की जो ऑब्जेक्ट्स एंड पावर्स हैं वो कहाँ पे लिखी होती हैं? एमओए, मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। अभी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, इस पे मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस बनाई हैं और मैं आगे भी बनाता रहूँगा और इसके अंदर भी मैं आगे डिटेल में वीडियोस बनाऊँगा। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी की काफ़ी डिटेल्स लिखी होती हैं। क्या होती है ये एक अलग से क्वेश्चन है, मैं यहाँ डिस्कस करूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से कंपनी को चलना पड़ता है, ठीक है? और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किस लीगल फॉर्मेलिटीज के हिसाब से बनता है? कंपनी एक्ट 2013 या फिर जो भी लेटेस्ट अमेंडमेंट आती रहेंगी उनके हिसाब से। ऑन द कंट्रेरी, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ पार्टनरशिप कैन बी ऑल्टर्ड विद with the unanimous consent of all the partners without any legal formality. कंपनी को अपने ऑब्जेक्टिव्स चेंज करना है, काम करने का तौर तरीका चेंज करना है, तो उसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस लाने पड़ेंगे और काफ़ी झमेला है उसके लिए, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। मगर जो पार्टनर्स हैं वो कभी भी अपने काम करने के तौर तरीके, पावर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में चेंजेस ला सकते हैं और काफ़ी कम, ना के बराबर लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं। नेक्स्ट आ जाता है मैनेजमेंट। In a partnership, all the partners can take active part in the management of the firm. जो पार्टनरशिप है उसमें सारे के सारे पार्टनर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं मैनेजमेंट में, बट इन कंपनी एवरी मेंबर डज नॉट पार्टिसिपेट एक्टिवली इन द डे टू डे मैनेजमेंट। अब मेरे पास शेयर है तो मैं कंपनी का मेंबर तो हूँ, मगर मैं कभी भी मुंह उठा के कंपनी में नहीं जाके ये कर सकता ऐसे करो वैसे करो वैसे करो, ठीक है? द कंपनी इज मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंसिस्टिंग of elected representatives or nominees of the members. तो बेसिकली कंपनी कौन चलाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिनको किसने चूज किया है? मेंबर्स ने ही चूज किया है। देयर इज अ डिवोर्स between ownership and management of the company, but there is no such divorce in partnership. बेसिकली ये कहा गया है, डिवोर्स को यहाँ लिया गया है कि जो मतलब ओनरशिप और मैनेजमेंट है वो अलग अलग होते हैं कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में या फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी में, मगर पार्टनरशिप में जो ओनर्स होते हैं वही मैनेजर्स होते हैं। समझ गई बात? मतलब जो पार्टनर्स होते हैं वही कंपनी को मैनेज करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्टेबिलिटी। A company enjoys perpetual life or existence which is not affected by the retirement, death, insolvency, etc. of its members. जो कंपनी है उसकी परपेचुअल एग्जिस्टेंस है, लगातार चलती रहेगी। किसी मेंबर के रिटायर होने से, शेयर बेचने से, डेथ से, इंसॉल्वेंसी से, पागल होने से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी को, कंपनी लगातार चलती रहेगी। दूसरी तरफ द लाइफ ऑफ पार्टनरशिप इज अनसर्टेन एंड कम्स टू एन एंड विद द रिटायरमेंट, इंसेनिटी एंड डेथ ऑफ द पार्टनर। पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी अगर कोई भी बंदा पार्टनरशिप खत्म करना चाहे, रिटायर होना चाहे, पागल पुगल हो जाए, डेथ हो जाए, इस केस में पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट है मेजॉरिटी रूल। In a company, all policy decisions are taken on the basis of majority opinion in a meeting of board of directors or of the general body of shareholders. Basically जो भी डिसीजन है वो मेजोरिटी से लिए जाएंगे जो कंपनी टाइप ऑफ बिजनेस होता है उसमें। बट इन पार्टनरशिप ऑल पॉलिसी मैटर्स आर डिसाइडेड थ्रू यूनानिमस कंसेंट ऑफ ऑल मेंबर्स। एक भी पार्टनर या मेंबर जो इसमें पार्टनर है वो ये कहते हैं नहीं जी ये नहीं करना, बाकी अगर करेंगे वो कहेंगे ठीक है अगर तुमने ऐसा करना है तो मेरे को मेरी पार्टनरशिप मुझे निकाल दो। समझ की बात? तो सबको डिसीजंस यूनानिमसली लेने होते हैं पार्टनरशिप में। नेक्स्ट आ जाता है अकाउंट्स एंड ऑडिट। अ कंपनी मस्ट मेंटेन इट्स अकाउंट्स इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड मस्ट गेट देम ऑडिटेड बाय अ क्वालिफाइड ऑडिटर। जो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है इसमें ऑडिटिंग करानी पड़ती है, अपने रिजल्ट्स निकालने पड़ते हैं, क्वार्टरली निकालने पड़ते हैं, शेयर होल्डर को शो करने के लिए, ठीक है, पब्लिकली डिक्लेयर करने पड़ते हैं। Accounts and audit are not obligatory for partnership unless the total sales turnover or gross receipts in a year exceeds 10 lakh in case of professionals and 40 lakh in other cases. तो दूसरी तरफ आप पार्टनरशिप फर्म चला रहे हो और अगर मतलब आप कोई प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, अगर उसकी सेल प्रोसीड 10 लाख से ऊपर नहीं है तो आप उसकी ज़रूरी नहीं कि आपको ऑडिट कराना पड़े, और अगर 40 लाख से ज़्यादा अगर कोई अदर काम कर रहे हो पार्टनरशिप में तभी आपको जो है अकाउंट्स एंड ऑडिट कराना पड़ेगा, ऑडिटिंग करानी पड़ेगी, नहीं तो ऑडिटिंग के बगैर भी चल जाएगा। तो मतलब कंपनी में तो करानी ही करानी है ऑडिटिंग, पार्टनरशिप में कुछ कंडीशंस है उसी में करवाओगे, अगर उससे कम कमाते हो तो नहीं कराओगे। नेक्स्ट आ जाता है इम्प्लाइड एजेंसी। इन अ पार्टनरशिप एवरी पार्टनर इज एन इम्प्लाइड एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स एंड
ऑफ द फर्म एज अ होल। इम्प्लाइड एजेंसी का मतलब है एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट माना जाएगा, एक पार्टनर अपनी कंपनी का पार्टनरशिप फर्म का एजेंट माना जाएगा। एक पार्टनर ने कंपनी के बिहाफ पे लोन ले लिया तो ऐसा नहीं कह सकते कि भाई सबसे थोड़ी ना पूछा था, समझ गए बात? तो वो कंपनी का एजेंट माना जाएगा, एजेंसी फंक्शन है। बट नो मेंबर ऑफ अ कंपनी इज एन इम्प्लाइड एजेंट ऑफ अदर मेंबर्स और द कंपनी। अगर मैं किसी कंपनी का शेयर होल्डर हूँ, मान लो मेरे पास रिलायंस के शेयर है या किसी कंपनी के शेयर है, मैं लोन लेने चले जाऊं कि भाई रिलायंस को लोन दे दो, वो कहेगा भाई आप कौन? आप तो शेयर होल्डर हो, आप कंपनी के ओनर थोड़ी ना हो। तो एजेंसी रिलेशनशिप पार्टनरशिप में होते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी में मेंबर्स के पास नहीं होते। नेक्स्ट वही पॉइंट कॉमन सील जो मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। इन अ पार्टनरशिप वन और मोर पार्टनर्स आर ऑथोराइज्ड टू साइन डॉक्यूमेंट्स ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म। यही बात कि जो पार्टनर्स हैं फर्म के बिहाफ पे डॉक्यूमेंट्स को साइन कर सकते हैं, ठीक है। इन कंपनी ऑन द अदर हैंड द कॉमन सील इज एफिक्स्ड इन डॉक्यूमेंट्स एज ऑफिशियल सिग्नेचर। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में स्टैंपें लगती हैं, सील्स लगती हैं, समझ गई बात? Two directors of the company sign the documents after the common seal is affixed। तो ज्यादातर क्या होता है, सील के साथ साथ दो डायरेक्टर्स के साइन भी चाहिए होते हैं। अगर सील नहीं होगी तो कहानी खत्म, साइन से काम नहीं चलेगा, समझ गए बात? उसके स्टैंप के साथ साथ कंपनी के स्टैंप के साथ साथ साइन भी होने जरूरी है। मगर वहां पार्टनरशिप में एक भी बंदे ने साइन कर दिए तो वो कंपनी का डिसीजन माना जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है मिनिमम पेड अप कैपिटल। Law has prescribed no minimum capital, paid up capital for a partnership firm। पार्टनरशिप फर्म में कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप 10-10 रुपए की पार्टनरशिप भी कर सकते हो, हजार की भी कर सकते हो, 2-2 हजार की भी कर सकते हो, करोड़ों की भी कर सकते हो, कोई मिनिमम लिमिट नहीं है। बट अ प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 1 लाख और सच हायर पेड अप कैपिटल मे बी प्रिस्क्राइब। प्राइवेट कंपनी की मिनिमम 1 लाख होनी चाहिए और मैक्सिमम जितनी करनी है प्राइवेट कंपनी ने कर ले। दूसरी तरफ a public company must have minimum paid up capital of 5 lakh or such higher paid up capital as may be prescribed। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 5 लाख होनी चाहिए, उससे ज्यादा भी चल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। इन अ पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स एज पर द पार्टनरशिप डीड। जितनी पार्टनरशिप डीड है उसके हिसाब से प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे किसी बिजनेस में 70% है और किसी और के 30% है तो मुझे प्रॉफिट का भी 70% ही मिलेगा ना। जो पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में लिखा है उसी के हिसाब से काम होगा। इन अ कंपनी members get a share in profits only when dividends are declared by board of directors and approved by the members। दूसरी तरफ जो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस है, जब भी वो कंपनी डिविडेंड निकालती है तभी जो मेंबर्स हैं उनके बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर कंपनी ने डिविडेंड नहीं निकाला तो प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आता है वाइंडिंग अप। अ पार्टनरशिप कैन बी डिसॉल्व्ड एट एनी टाइम विदाउट एनी लीगल फॉर्मेलिटीज। आप कभी भी कह दो भाई आज से काम खत्म, मैं पार्टनरशिप निकल रहा हूँ, समझ गए बात? बट सेवरल लीगल फॉर्मेलिटीज हैव टू बी कंप्लाइड विद फॉर वाइंडिंग अप द कंपनी। कंपनी को वाइंड अप करने के लिए बहुत झमेले हैं, बहुत 100 तरीके के डॉक्यूमेंट जमा कराने पड़ेंगे, कंपनी के एसेट्स देखने पड़ेंगे, लोन्स देखने पड़ेंगे, लायबिलिटीज देखनी पड़ेगी, सब कुछ जो है उसमें लीगल फॉर्मेलिटीज ज्यादा है और पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में कम है। नेक्स्ट आ जाता है रेगुलेटिंग स्टैट्यूट। A partnership act is regulated under the part अब शुरू से बोलता हूँ। A partnership is regulated under the Partnership Act 1932। जितने भी पार्टनरशिप हैं अगर उनको चलाना है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर जो रूल्स रेगुलेशन है उनको फॉलो करना पड़ता है। दूसरी तरफ कंपनीज एक्ट 2013 गवर्न्स द एस्टैब्लिशमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। दूसरी तरफ जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से चलती है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। चैप्टर का नाम है जॉइंट स्टॉक कंपनी और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जिस हिसाब से पेपर में लिखना है उसी हिसाब से मैंने लिखा हुआ है। आप इसको फॉलो करेंगे तो शायद आपको बुक भी खोलने की जरूरत ना पड़े। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी का आता है ऑब्जेक्टिव्स का टॉपिक या पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको मीनिंग लिखना पड़ेगा और मीनिंग का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी और कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन आर एज फॉलोज। नंबर 1, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। तो कॉर्पोरेट जो सेक्टर होता है या जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो चाहती है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन फैला दी जाए। मैं ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस खोलूं, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज खोल खोल के ज्यादा से ज्यादा गुड्स बनाए जाएं। तो इसको हम इसके अंदर क्या मैटर लिखना है वो डिस्कस करते हैं। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री is essential to achieve the objective of 5 year plan।
हमारे कंट्री में जो 5 ईयर प्लान बनते हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन फैल जाए, इंडस्ट्रीज को फैला दिया जाए ताकि इंडस्ट्रियल सेक्टर की कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी बढ़ जाए। स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर इज नेसेसरी फॉर रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज ने अगर डेवलप करना है तो स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, रोड्स, बिल्डिंग्स, बिजली, पानी, ये सारी फैसिलिटीज चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ पावर जनरेशन, कोल, ऑयल, स्टील, सीमेंट एटसेट्रा, ये सारी चीजें आ जाती हैं इसमें। दीज इंडस्ट्रीज रिक्वायर ह्यूज इन्वेस्टमेंट एंड इन्वॉल्व हैवी रिस्क। इस टाइप की इंडस्ट्रीज के लिए काफी ज्यादा पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा चाहिए और रिस्क भी काफी इन्वॉल्व है। Only corporate organization can mobilize the necessary funds and afford to take such risk. ये जो बड़ी बड़ी कंपनी है, सिर्फ ये जो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं यही खोल सकती हैं। एक आम इंसान के लिए खोलना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि इस टाइप के कंपनियों में बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। ठीक है। Thus, one of the objectives of joint stock company is to develop infrastructure for rapid industrialization. तो एक मकसद ये भी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। ये इस टाइप की कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी ज्यादा फैली होती हैं और जिसकी वजह से हमारे कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन फैलता है। नंबर नंबर टू, नंबर वन तो मैंने आपको बता दिया, लार्ज स्केल प्रोडक्शन। इनका मेन मकसद है ज्यादा से ज्यादा बनाओ। ठीक है, ज्यादा बनाएंगे ज्यादा माल बिकेगा, ज्यादा प्रॉफिट। इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज नॉट पॉसिबल विदाउट हायर प्रोडक्टिविटी एंड बेटर क्वालिटी गुड्स। कोई भी कंट्री इकोनॉमिकली प्रोग्रेस या इकोनॉमिक प्रोग्रेस हासिल नहीं कर सकता जब तक उसमें एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी ज्यादा नहीं होगी और क्वालिटी ऑफ गुड्स वो अच्छे ना बनाए। दिस रिक्वायर्स डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी। और अगर आपने अच्छी क्वालिटी के गुड्स बनाने और प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? इसके लिए आपको हाई फाई टेक्नोलॉजी चाहिए। ठीक है। Joint stock company organization is required to undertake mass production and mass distribution of goods and services. Joint stock company बल्क में सामान बनाती हैं ताकि वो हर जगह अपना सामान बेच सकें। Large scale operations provide economies of scale in buying, सेलिंग, मैनेजमेंट, मार्केटिंग एटसेट्रा। अगर वो लार्ज स्केल में बनाने की कोशिश करेंगे, बल्क में सामान बनाने की कोशिश करेंगे तो उनको बल्क में रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, बल्क में मैनेजमेंट रखनी पड़ेगी, बल्क में एम्प्लॉय करना पड़ेगा, बल्क में मार्केटिंग चाहिए होगी। समझ गई बात? As a result of joint stock company, as a result, a joint stock company can supply goods and services at a lower prices. तो सिंपल वर्ड्स में जब वो बहुत ज्यादा सामान बनाते हैं तो काफी सस्ता पड़ता है उनको, कॉस्टिंग नीचे आ जाती है जिससे कि प्राइसेस कम रहते हैं और मार्केट में जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसका फ्लो बना रहता है अच्छे रेट्स पे। नेक्स्ट, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। A corporate organization या corporate organizations can make better use of country's resources with the application of modern methods of production and distribution. ये माना जाता है कि जितने भी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन है या जॉइंट स्टॉक कंपनीज हैं वो कंट्री के रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। उनका मकसद भी यही है कि कंट्री के रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें ताकि प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है। अब ऑप्टिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी इकोनॉमिकली। अगर हमने सोसाइटी को के जो रिसोर्सेज हैं जिनमें नेचुरल रिसोर्सेज भी आ जाते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज भी आ जाते हैं, उनको इकोनॉमिकली अच्छे से यूज करना ये भी कंपनी का मेन मकसद रहता है। ठीक है। इट इज ऑल्सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी टू यूज अनयूटिलाइज्ड रिजर्व्स ऑफ अ कंट्री विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से जो अनयूटिलाइज्ड रिसोर्स है जो सोसाइटी के, उनको भी इस्तेमाल करना। फॉर एग्जाम्पल, गार्बेज ऑफ मेट्रोपॉलिटन एंड अदर सिटीज कैन बी कन्वर्टेड इनटू बायोगैस विद द हेल्प ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। कि जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको रिसाइकल करके कुछ ना कुछ बना देना, ये भी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन या जॉइंट स्टॉक कंपनीज जो है, बड़ी बड़ी कंपनीज, उनका एक मकसद रहता है ताकि वो चीज़ों को रिसाइकल कर पाए। ठीक है। मोबिलाइजेशन ऑफ आइडियल रिसोर्सेज। ठीक है। A public limited company can mobilize scattered and small savings of public. वो क्या करती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी? लोगों की जो छोटी छोटी सेविंग्स है उनको इस्तेमाल करती है। These financial resources are invested in the industry. जैसे अपने जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या करेगी? अपने शेयर्स निकालेगी, तो जो स्मॉल स्मॉल हाउस होल्ड्स हैं वो उन कंपनी के शेयर खरीदेंगे और वो पैसा उन कंपनियों की जेब में चला जाएगा। उन पैसे से कंपनी फर्दर इन्वेस्टमेंट करके और ज्यादा प्रॉफिट कमा सकती है। In this way, corporate organizations seeks to increase the rate of capital formation in the country. अगर वो अपने शेयर ही नहीं निकालेंगे तो छोटे छोटे बंदे इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेंगे? समझ की बात? तो इससे जो हम जैसे जो छोटे छोटे लोग हैं, हाउस होल्ड, उनकी जो सेविंग्स है वो यूटिलाइज की जाती हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में या इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट आ जाता है सेल्फ रिलायंस, कि अपने पैरों पे खड़े कर दे कंट्री को ताकि दूसरे कंट्री से सामान ना मंगवाना पड़े।
In order to become self-reliant, a developing country like India must develop new industries. हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है, तो फिर हमें नई नई इंडस्ट्रीज बनानी पड़ेंगी. प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल इन द कंट्री हेल्प्स टू रिड्यूस द इम्पोर्ट बिल. अगर हम प्रोडक्शन करने लग गए यहीं पे क्रूड ऑयल का, तो हमारा जो इम्पोर्ट बिल है, मतलब जो इम्पोर्ट के ऊपर हम इतना पैसा डॉलर देते हैं बाहर, वो तो कम हो जाएगा. इन एडिशन टू इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स एंड अर्न फॉरेन एक्सचेंज. इम्पोर्ट बिल को तो कम करना ही है, इम्पोर्ट की जो डॉलर्स हम बाहर भेज रहे हैं उनको तो कम करना ही है. उसके साथ साथ हमें एक्सपोर्ट भी बढ़ाने हैं ताकि बाहर से और ज्यादा डॉलर्स आए. Corporate organizations can undertake import substitution and export oriented industries in a big way. तो जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन तो करना ही है. इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब जो चीजें बाहर से इंपोर्ट करा रहे हैं उनको विद इन द कंट्री बनाना. उसके साथ साथ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनियां भी खोलनी है ताकि अपना सामान बाहर भेजें दूसरे कंट्रीज में और डॉलर्स कमाएं. नेक्स्ट आ जाता है ग्रोथ ऑफ सोशल सेक्टर एंड रूरल इकोनॉमी. Another objective of joint stock company is to help the growth of social sector like banking, insurance, transport, education, public health, etc. तो कॉर्पोरेट सेक्टर या जॉइंट स्टॉक कंपनी का ये भी एक मकसद है और होना भी चाहिए कि जो सोशल सेक्टर है, ठीक है, जो सोसाइटी है उसके लिए कोई काम करें, जो इकोनॉमी है उसके लिए कोई काम करें. ठीक है, इकोनॉमी में आप कह सकते हो कि बैंकिंग सेक्टर को एनकरेज करें, बैंक्स खोलें, इंश्योरेंस कंपनीज खोलें, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन को अच्छा करें, एजुकेशन सेक्टर पे काम करें, पब्लिक हेल्थ पे काम करें. ठीक है, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो सीक्स टू डेवलप रूरल इकोनॉमी. विलेजेस में जाके, रूरल इकोनॉमीज में जाके, मतलब उनको अपलिफ्ट करने की कोशिश करें. ठीक है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज खोलें सच एज शुगर, टी, कॉटन, जूट एटसेट्रा, विच हेल्प टू बूस्ट एग्रीकल्चर एंड रिवाइव रूरल इकोनॉमी. अगर विलेजेस में जाके ऐसे ऐसे छोटे मोटे काम करेंगे, फैक्ट्रीज खोलेंगे, शुगर केन की खोल लो, मतलब शुगर की खोल लो, टी की खोल लो, कॉटन, जूट, ऐसे ऐसे काम करेंगे तो रूरल इकोनॉमी में भी जॉब्स क्रिएट होंगी और कंट्री डेवलप हो जाएगी. नेक्स्ट आ जाता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जॉब्स प्रोवाइड कराना. क्योंकि अगर कंपनी जॉब्स ही नहीं प्रोवाइड करेगी तो उनका सामान भी तो कोई ना कोई खरीदेगा. अगर लोग ही अनएम्प्लॉयड होंगे तो उनका सामान कौन खरीदेगा. केन्स ने कहा था वैसे ही. ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट हैज बिकम अ क्रॉनिक प्रॉब्लम इन इंडिया. ये सबको पता है कि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हमारे क्या हर एक कंट्री में है. ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनी प्रोवाइड्स डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल. जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है, जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज हैं, वो लार्ज नंबर ऑफ लोगों को जॉब्स प्रोवाइड कराती हैं. इट ऑल्सो क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बाय डेवलपिंग एंसिलरी इंडस्ट्रीज. ये एंसिलरी इंडस्ट्रीज को भी डेवलप करने में हेल्प करती हैं. फॉर एग्जांपल, मैंने कार की कंपनी खोली, अब कार के लिए जो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स चाहिए उनके लिए कोई और कंपनी है, उनको भी एनकरेजमेंट मिलेगी. समझ गए ना बात. इसको फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस भी कहते हैं. समझ गई बात. नेक्स्ट आ जाता है इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. Corporate organization aims at raising the standard of living of the people through supply of better quality goods and services at lower prices. तो जो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, उनका मकसद यही होता है कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाएं और उनको अच्छी क्वालिटी का सामान बेचें अच्छे रेट पे. ठीक है, बल्क में बनाएंगे तो रेट भी अच्छा होगा ना. इट कैन अंडरटेक रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू इम्प्रूव क्वालिटी एंड रिड्यूस प्राइसेस. इस काम के लिए वो लगातार रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहते हैं, नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं जिससे कि क्वालिटी इंप्रूव हो और प्राइसेस भी कम आए. ठीक है, एज अ रिजल्ट द लग्जरीज ऑफ येस्टरडे हैव बिकम नेसेसिटीज ऑफ टुडे. तो जो पुराने जमाने में लग्जरीज मानी जाती थी लाइक एसी, कार, आज के टाइम पे वो नेसेसिटीज हो गई हैं क्योंकि इतने सस्ते में प्रोडक्शन करनी शुरू कर दिया और क्वालिटी काफी हाई फाई कर दी है. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ. टॉपिक का नाम है मेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी और चैप्टर का नाम है जॉइंट स्टॉक कंपनी. अभी ये जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है ये मैं पहले ही बता चुका हूँ. आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. पूरा का पूरा चैप्टर ही मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. शुरू करते हैं. जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स फॉलोइंग एडवांटेजेस. इसके क्या मेरिट्स एडवांटेजेस हैं वो नंबर वाइज डिस्कस करते हैं और जिस हिसाब से पेपर में लिखने हैं मैंने उसी हिसाब से लिखे हुए हैं. नंबर 1, लार्ज कैपिटल रिसोर्सेज. A joint stock company has widespread appeal to investors of all types. जो joint stock company है वो all types of investors को approach करती है. Its capital is divided into shares of small value so that the people with limited means can also buy them. ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है इसकी जो कैपिटल होती है वो स्मॉल स्मॉल वैल्यू में डिवाइड की जाती है, उसको शेयर कहा जाता है. और ये जो शेयर है ये आम लोग भी खरीद सकते हैं, ये हर कोई खरीद सकता है. अ पब्लिक कंपनी कैन have unlimited number of members
एंड सेल शेयर्स टू देम। पब्लिक कंपनी में कितने मर्जी मेंबर हो सकते हैं, और जो पब्लिक कंपनी है वो अपने शेयर्स को मार्केट में लाके लोगों को बेच सकती है और अनलिमिटेड मेंबर्स क्रिएट कर सकती है। द क्रेडिट स्टैंडिंग ऑफ अ कंपनी इज ऑल्सो हाई। जो कंपनी होती है उसको क्रेडिट भी अच्छा खासा मिल जाता है। वो क्रेडिट कैसे मिलता है? जो उसकी मार्केट में वैल्यू चल रही होती है ना शेयर्स की, उसके हिसाब से उसको जो है लोन्स भी मिल जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज कैन बी इशूड टू मोबिलाइज फंड्स फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज इशू इशू की जाती हैं। किसी को शेयर बेचे जाते हैं, किसी को बॉन्ड्स बेचे जाते हैं, किसी को कुछ बेचा जाता है। इस तरीके से जो है कई टाइप के इन्वेस्टर्स को एनकरेज किया जाता है। Therefore, a company can accumulate huge amount of capital for large scale enterprises। तो इस टाइप जो कंपनियां होती हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनियां, वो ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है वो इकट्ठा कर लेती हैं, समझ की बात, और लार्ज स्केल पे जो है लार्ज स्केल पे माल बनाती हैं। सेकंड पॉइंट आ जाता है लिमिटेड लाइबिलिटी। द लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर ऑफ अ कंपनी इज लिमिटेड टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय हिम। मेरे पास अगर 5,000 के शेयर हैं तो मेरी लाइबिलिटी 5,000 है, ज्यादा से ज्यादा वो शेयर जीरो हो जाएंगे। कंपनी ने कर्जा लिया, वो मेरा कर्जा नहीं माना जाएगा, समझ की बात, जैसे पार्टनरशिप में होता है। हिज पर्सनल प्रॉपर्टी कैन नॉट बी अटैच्ड इवन इफ द कंपनी इज अनेबल टू मीट इट्स क्रेडिटर्स क्लेम। पार्टनरशिप में क्या होता था, जो मैंने पिछली वीडियोस में बताया, पार्टनरशिप में अगर कंपनी के ऊपर, पार्टनरशिप कंपनी के ऊपर कर्जा है और उन्होंने चुकाया नहीं पार्टनर्स ने, तो जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टियां बिक जाएंगी। मगर जॉइंट स्टॉक कंपनी में ऐसा नहीं होता। जो कंपनी के ऊपर कर्जा है, अगर कंपनी ने कर्जा नहीं चुकाया, तो जो शेयर होल्डर्स हैं, जो मेंबर्स हैं कंपनी के, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज नहीं बिकेंगी, उनके ऊपर कोई क्लेम नहीं आएगा। द रिस्क इज नोन एंड रिस्ट्रिक्टेड। हमें रिस्क पता है कि भाई जितने के शेयर लिए उतना ही रिस्क है, ज्यादा से ज्यादा। The principle of limited liability also encourages people to invest money in the company। इस वजह से लोग कहते हैं यार लिमिटेड तो मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी तो है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी तो है नहीं, तो चलो इन्वेस्ट कर देते हैं, पैसे शेयर्स वगैरह ले लेते हैं। द रिस्क ऑफ लॉस इज डिफ्यूज्ड अमंग अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स। जो रिस्क होता है वो लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स में बढ़ जाता है। ये नहीं कि सिर्फ दो चार जो पार्टनर है उन्हीं के बीच में ह्यूज रिस्क है, तो क्योंकि मेंबर्स तो कितने सारे हो सकते हैं, ठीक है, उन सब में जो है वो बढ़ जाता है रिस्क। नेक्स्ट आ जाता है लिमिटेड लाइबिलिटी। यार ये मैंने दोबारा दोबारा लिख लिया, ठीक है, ये मैंने दोबारा दोबारा लिख लिया, इसको मैं काट रहा हूँ, ठीक है। ये कभी कभी होता है कि जैसे मैंने लिमिटेड लाइबिलिटी तक लिखा, फिर मैं भूल गया, ठीक है, कोई आ गया, कोई मिलने आ गया, किसी के पेरेंट्स आ गए, फिर मैं क्या करता हूँ कि फिर से मैं लिखना शुरू करता हूँ, तो मैं भूल जाता हूँ कि मैंने कौन सा पॉइंट लिखा था, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड पॉइंट, कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस। ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो लगातार चलती रहती है। ये ऐसा नहीं होता कि भाई आज है और कल नहीं है, जैसे पार्टनर के मरने पे पार्टनरशिप खत्म, मगर इसमें ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। A joint stock company enjoys uninterrupted existence over a long period of time। लगातार कंपनियां चलती रहती हैं, ठीक है, उसमें कोई ये नहीं होता कि बंद हो जाएगी, या किसी मेंबर के आने जाने से, या ल्यूनेंट होने से, या पागल होने से, या मरने से कंपनी बंद नहीं होती। As company has separate legal entity, death or insolvency of its member do not threaten its existence। किसी भी एक मेंबर की डेथ से, या फिर इंसॉल्वेंसी से, या ल्यूनेसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मेंबरशिप ऑफ अ कंपनी में चेंज विदाउट अफेक्टिंग द कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। मेंबरशिप जो है, जो ओनरशिप है, सॉरी, ओनरशिप ऑफ अ कंपनी में चेंज, मैंने अपने शेयर किसी और को बेचे, किसी और ने किसी और को बेचे, कंपनी तो चलती रहेगी ना, समझ की बात, तो भाई कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एफिशिएंट मैनेजमेंट। क्योंकि कंपनी के पास बहुत पैसे हैं, वो लीगली बंदों को हायर कर सकती है, जो प्रोफेशनल्स हैं उनको हायर करके काम करवा सकती है। अ कंपनी कैन एम्प्लॉय हाईली क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स इन डिफरेंट एरियाज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है। Employment of professional managers help in improving the efficiency of business transactions। कंपनी के पास इतने पैसे हैं कि कंपनी एक्सपर्ट क्वालिफाइड बंदों को जॉब्स दे सकती है, उनको हैवी सैलरीज दे सकती है, और इसकी वजह से कंपनी का काम करने का तरीका और एफिशिएंसी नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाती है। द कंबाइंड judgment and experience of several directors facilitate balanced and rational decisions। तो जितने अच्छे बंदे कंपनी एम्प्लॉय करेगी, उतना ही बैलेंस्ड एंड रैशनल डिसीजंस कंपनी ले पाएगी। हैविंग मोर देन वन मैनेजर रिजल्ट्स इन स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। अगर एक से हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग मैनेजर है, तो डिवीजन ऑफ लेबर होगी और स्पेशलाइजेशन होगी, तो ये तो ज्यादा सही रहेगा ना, इसलिए कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस बेटर मानी जाती है।
सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट परमिट्स यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज। जो सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट होती है, मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो मेजर डिसीजंस लेते हैं और बाकी सारे डिसीजंस नीचे वालों पे छोड़ देते हैं, जो ग्रास रूट लेवल के होते हैं उनको नीचे छोड़ देते हैं। तो उससे क्या होता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी भी हो जाती है और सेंट्रलाइजेशन भी हो जाती है और डिसेंट्रलाइजेशन भी कंबाइंड तरीके से हो जाती है। तो ओवरऑल इस पॉइंट में ये बताया कि क्योंकि कंपनी के पास ज़्यादा पैसा है, वो प्रोफेशनल्स हायर कर सकती है, तो इसलिए उनकी जो कंपनी की जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी अच्छी रहती है। नेक्स्ट, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। The shares of a public company are listed on the stock exchange so that a member can easily sell his share. जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं, पब्लिक कंपनीज होती हैं, ज़्यादातर उनके जो शेयर्स हैं वो लिस्टेड होते हैं, वो शेयर मार्केट में कभी भी खरीद बेच सकते हैं, कभी भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप की तरह भाई मैं अपनी पार्टनरशिप निकाल नहीं सकता जी, बाकी पार्टनर से वो लेना पड़ेगा, क्या कहते हैं, रजामंदी। He is not bound to keep them for life. Shares जरूरी नहीं पूरी उम्र ही रखे। Such liquidity of investment stimulates investment in industrial and commercial companies. इस टाइप की लिक्विडिटी कि मैंने शेयर खरीदे मैं कभी भी बेचूं, पैसे तो मेरे पास ही रहेंगे ना। तो इस टाइप की लिक्विडिटी इन्वेस्टमेंट करने में काफी जो एनकरेजमेंट करती है। मेरा एक फ्रेंड था, वो कहता है यार मैंने जमीन लेनी है, फिर उसने कहा यार मैं जमीन लूं, पता नहीं कल को बिके नहीं बिके, रेट ऊपर हो नीचे हो, तो यार मैं शेयर ले लेता हूँ, खड़े पैर कभी भी बेच सकता हूँ। समझ गई बात? तो लिक्विडिटी काफी ज्यादा रहती है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। The company form of business organization provides tremendous scope for growth and expansion. इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब बल्क में सामान बनता है तो कंपनी की ग्रोथ के पोटेंशियल बहुत ज्यादा होते हैं, एक्सपैंड करने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। लार्ज कैपिटल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट फैसिलिटेट लार्ज स्केल ऑपरेशंस। जब लार्ज कैपिटल, काफी पैसा ज्यादा होगा और प्रोफेशनल मैनेजमेंट होगी तो लार्ज स्केल में काम होगा, ठीक है ना। देयरफॉर अ कंपनी कैन फुली सिक्योर द एडवांटेजेस ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड अदर एरियाज ऑफ बिजनेस। तो इस वजह से कंपनी जो है वो एडवांटेजियस पोजीशन में रहती है कि वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन करेगी, लार्ज स्केल पे मार्केटिंग या मशहूरियां वगैरह करेगी, या लार्ज स्केल पे वो पैसा ले सकती है कहीं से, ठीक है, और लार्ज स्केल पे ही वो अदर ऑपरेशंस कर सकती है। तो लार्ज स्केल पे सारे काम होंगे जिसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। द मेंबरशिप ऑफ अ कंपनी इज लार्ज एंड इट्स ओनरशिप इज जनरली डिफ्यूज्ड। बेसिकली जो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस है या जो ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज है उनकी ओनरशिप एक हाथ में नहीं होती, कई हाथों में होती है। मैंने एक शेयर खरीदा, मेरे को भी वोटिंग राइट मिल जाएंगे, 10 शेयर खरीदे किसी ने, उसको भी वोटिंग राइट मिल जाएंगे। जो मैनेजमेंट होती है कंपनी की, मैनेजमेंट इज वेस्टेड इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्टेड बाय द मेंबर्स। तो जो भी शेयर होल्डर होता है उसको वोटिंग राइट्स होते हैं। जब मेंबर या डायरेक्टर्स, जो डायरेक्टर्स चूज करने होते हैं तो मेंबर वोट करते हैं, उसी के हिसाब से डायरेक्टर्स बनाए जाते हैं। डायरेक्टर्स ही मैनेज करते हैं कंपनी को, बड़ी बड़ी कंपनियों को। डायरेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल टू द जनरल बॉडी ऑफ मेंबर्स। तो जितने भी जनरल बॉडी ऑफ मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स, उनके लिए डायरेक्टर ही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि डायरेक्टर ही सारे डिसीजन ले रहा है ना। द कंपनीज एक्ट हैज लेड डाउन सेवरल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर्स ऑफ द डायरेक्टर्स। कि डायरेक्टर्स अपनी मर्जी से सब कुछ नहीं कर सकते, सरकार ने रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं, कंपनी एक्ट 2013 है, उसके हिसाब से डायरेक्टर ही सारे डिसीजन लेगा, ठीक है। This prevents oppression and mismanagement of a company and ensures that it is managed on democratic principles. तो रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करेगा तो मिसमैनेजमेंट के चांसेस कम हो जाते हैं, और इसीलिए हम इसको कहते हैं कि जो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस है वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है गुडविल। अ कंपनी एंजॉयज अ गुड रेपुटेशन एंड प्रेस्टीज इन द बिजनेस वर्ल्ड। जो कंपनी है उसकी गुडविल अच्छी होती है, उसकी रेपुटेशन अच्छी मानी जाती है और प्रेस्टीज भी मानी जाती है बिजनेस वर्ल्ड में। A company's activities are subject to scrutiny by auditors and government. जो कंपनी है उसके जितने भी काम होंगे उसको ऑडिटर्स स्क्रूटनाइज करेगा, ऑडिटर्स देखेंगे हर क्वार्टर में कितने रिजल्ट आए, निकालने पड़ेंगे ना उसको, और सरकार भी जो रूल्स रेगुलेशंस बनाती है उसके हिसाब से भी कंपनी को चेक्स एंड बैलेंसेस होते रहेंगे। its accounts are published and they are public documents. जो भी उसके ऑडिटर्स अकाउंट्स निकालेंगे वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा और जिसको पब्लिश किया जाएगा, हर कोई चेक कर सकता है। देयरफॉर अ कंपनी एंजॉयज पब्लिक कॉन्फिडेंस। इस वजह से कंपनी के ऊपर पब्लिक कॉन्फिडेंस रहेगा क्योंकि सब कुछ सामने होगा, कुछ छुपा हुआ नहीं रहेगा। Social advantages. The company form of organization mobilizes scattered savings of the community and channelizes them into productive uses. तो जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं वो अपनी पूरी कैपिटल को स्मॉल शेयर्स में डिवाइड कर देती हैं। तो इससे क्या होता है,
जो स्मॉल स्कैटर्ड सेविंग्स हैं, जैसे मेरी सेविंग्स, आपकी सेविंग्स, हम शेयर्स खरीद लेते हैं तो हमारी सेविंग्स मोबिलाइज होगी ना, कंपनी के पास पैसा चला गया, कंपनी उसकी फर्दर इन्वेस्टमेंट करती रहती है। इट देयरबाय फैसिलिटेट्स सेविंग्स एंड कैपिटल फॉर्मेशन। तो इससे सेविंग्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट होती हैं और कैपिटल फॉर्मेशन भी होती है। अ कंपनी ऑफर्स एम्प्लॉयमेंट टू अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स। तो कंपनी सोशल एडवांटेज, एक तो इन्वेस्टमेंट करवाती है, हमारे पैसे को मोबिलाइज कराती है, ऊपर से जॉब्स भी क्रिएट करती है। इट हेल्प्स इन वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओनरशिप ऑफ शेयर्स। इससे कंपनी के शेयर्स जो है वाइडर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, ताकि पावर्स जो है फ्यू हैंड्स में न रह जाएं। Company organization also facilitates the growth of stock markets, financial institutions and प्रोफेशनल मैनेजर्स। तो कंपनी टाइप की जो बिजनेस है, जॉइंट स्टॉक कंपनी टाइप के बिजनेस हैं, ये फैसिलिटेट करते हैं शेयर मार्केट को भी, स्टॉक मार्केट्स, शेयर मार्केट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एनकरेज करते हैं और प्रोफेशनल मैनेजर्स को एनकरेज करते हैं। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है, इसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं और इसी बेनिफिट्स की वजह से इस टाइप की कंपनियों को काफ़ी मशहूरी और काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉपुलैरिटी हासिल है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी के मैंने मीनिंग भी डिस्कस किया, मैंने इंपॉर्टेंस भी डिस्कस की, बहुत कुछ डिस्कस किया जिसका लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मगर इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि खामियां क्या होती हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी में। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। A joint stock company suffers from the following weaknesses. Number one, legal formalities. Joint stock company को बनाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। 100 टाइप के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, आम बंदा तो सोच ही नहीं सकता, बल्कि आम बंदा कैसे बनाएगा इतनी बड़ी कंपनी। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज अ टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस। अगर कोई भी कंपनी बनानी है तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और काफी एक्सपेंसिव प्रोसेस भी है। टू मेनी लीगल फॉर्मेलिटीज हैव टू बी ऑब्जर्व्ड एंड सेवरल लीगल डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी प्रिपेयर्ड एंड फाइल्ड। कई ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, कई टाइप के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं इस टाइप की कंपनी बनाने के लिए। डिले इन फॉर्मेशन में डिप्राइव द बिजनेस फ्रॉम एन अर्ली स्टार्ट। इस टाइप का अगर मतलब कंपनी बनाने में डिले हो जाता है, क्योंकि 100 टाइप के तो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, रजिस्ट्रार को जमा करवाने पड़ते हैं, तो इस टाइप के डिले की वजह से जो कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आती है वो क्या पता खत्म ही हो जाए, क्या पता मतलब जो जिस काम के लिए ये कंपनी बन रही है क्या पता वो काम चले ना चले, क्योंकि जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वो खत्म भी हो सकती है जितना ज्यादा टाइम इसको फॉर्म करने में लग जाता है। नेक्स्ट आ जाता है लैक ऑफ मोटिवेशन। The directors and other officers of the company have little personal involvement in the efficient management of the company. ज़्यादातर जो डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स होते हैं कंपनी के, वो अपनी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट जो है वो अपने हिसाब से चलाते हैं कंपनी को, क्योंकि वो ओनर्स तो होते नहीं, क्योंकि ओनरशिप और मैनेजमेंट में फ़र्क होता है ना इसमें। देयर इज़ अ डिवोर्स बिटवीन ओनरशिप एंड कंट्रोल एंड absence of a direct link between efforts and rewards leads to lack of personal interest and incentive. सिंपल वर्ड्स में जो मैनेजर्स होते हैं वो कहते हैं हमारा क्या है, हमारे को तो तनख्वाहें मिलनी मिलनी है, ठीक है ना। तो वो अपने इंसेंटिव्स या अपनी तनख्वाहों के हिसाब से डिसीजन लेंगे, वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज नहीं करेंगे, वो सेल्स मैक्सिमाइजेशन पे फोकस करेंगे, ताकि सेल्स मैक्सिमाइजेशन या रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन होगा तो उनकी रेपुटेशन बढ़ेगी। तो डायरेक्ट मोटिवेशन नहीं हो पाता। इट इज डिफिकल्ट टू कीप पर्सनल टच विद कस्टमर्स एंड एम्प्लॉइज। मान लो मैंने रिलायंस का शेयर ले लिया, तो आप कोई रिलायंस के पेट्रोल पंप से अगर कोई पेट्रोल भरवाता है तो मैं उसके साथ डायरेक्टली लिंक कर सकता हूँ, कर भी सकता हूँ, मगर डायरेक्टली उससे कैसे कहूंगा कि तू और पेट्रोल डला या कुछ कर, कैसे कन्विंस करूंगा। तो जो कस्टमर्स होते हैं और जॉइंट स्टॉक कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके बीच में डायरेक्ट लिंक होना काफी मुश्किल हो जाता है। एज अ रिजल्ट एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस में बी रिड्यूस्ड। इस वजह से जो एफिशिएंसी है बिजनेस की वो कम हो जाती है। सिंपल वर्ड्स में आप खुद सोचो कि ओनर ही बिजनेस के ऊपर जो है नहीं बैठा हुआ तो काम कैसे चलेगा, समझ गए बात। तो इसलिए मोटिवेशन कम रहती है। नेक्स्ट आ जाता है डिले इन डिसीजंस। रेड टेप एंड ब्यूरोक्रेसी डू नॉट परमिट क्विक डिसीजंस एंड प्रॉम्प्ट एक्शंस। रेड टेपिज्म, एक फाइल दूसरे फाइल, फाइल वर्क, फाइल कल्चर, ठीक है। आजकल तो ईमेल करो, हर एक काम के बाद ईमेल करो, ऐसा करो वैसा करो। और जो ब्यूरोक्रेसी हो जाती है, जो टॉप ऑफिशियल्स होते हैं वो इतनी जल्दी क्विक डिसीजंस नहीं ले पाते और प्रॉम्प्ट एक्शंस इस टाइप से नहीं बन सकते। तो जितनी बड़ी कंपनी उतना ही एकदम से डिसीजन नहीं लिया जा सकता, तो डिले इन डिसीजंस हो जाते हैं। देयर इज लिटिल स्कोप फॉर पर्सनल इनिशिएटिव एंड अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी।
तो उनका पर्सनल इनिशिएटिव नहीं रहता, वो पर्सनली मतलब कोई अच्छे से काम नहीं करते, क्योंकि उनको पता है भाई हमें तो तनख्वाहें मिल जानी है और हमारा मेन मकसद है रेवेन्यू को बढ़ाना, ना कि प्रॉफिट को बढ़ाना। पेड एम्प्लॉइज लाइक टू प्ले सेफ एंड टेंड टू शिफ्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी एम्प्लॉइज हैं वो कह देते हैं हमारी गलती की वजह से तो हुआ नहीं, हमने तो कुछ नहीं किया, ये तो ये हो गया वो हो गया, एक दूसरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ते रहते हैं। There is lack of flexibility in operations in a company because objects can be changed only after altering the company's memorandum of association. Very important. There is lack of flexibility क्योंकि कंपनी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। कंपनी अपने हिसाब से नहीं चल सकती, क्योंकि उसको अगर कोई भी काम करना है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस लाने होंगे और उसके लिए उसको दोबारा से रजिस्ट्रार के पास डॉक्यूमेंटेशन जमा करवाने होंगे, तो बहुत ज्यादा पंगा है, तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, तो डिसीजन में डिले हो जाता है काफी ज्यादा। इकोनॉमिक ओलिगार्की। ओलिगार्की या ओलिगार्क्स क्या होते हैं, अभी आपको पता लग जाएगा। द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी इज सपोज टू बी कैरिड ऑन अकॉर्डिंग टू द कोलेक्टिव विल ऑफ इट्स मेंबर्स। जो मैनेजमेंट है वो मेंबर्स के हिसाब से चलती है ना, मेंबर्स की वोटिंग कराई जाएगी, उन्हीं के हिसाब से डायरेक्टर्स चूज किए जाएंगे। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस देयर इज अ रूल ऑफ ओनली फ्यू, जिसको ओलिगार्की कहा जाता है। कुछ लोग ही हैं जो बड़े बड़े शेयर होल्डर्स हैं, जो बड़े बड़े शेयर्स लेके बैठे हैं, उन्हीं की चलेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, मेरे पास एक कंपनी का एक शेयर है और दूसरा बंदा है उसके पास 5 करोड़ शेयर है, तो भाई 5 करोड़ शेयर है तो वो 5 करोड़ की जो वेटेज मिलेगी वोटिंग की वो ज्यादा मिलेगी, तो वो खुद ही डायरेक्टर बन जाएगा। समझ की बात, और अपनी मनमर्जी करेगा। Often directors try to mislead the members and manipulate voting power to maintain and perpetuate their control। वो अपना कंट्रोल को रखने के लिए और डायरेक्टर बनने के लिए काफी मतलब वो मैनिपुलेशंस करते हैं। द शेयर होल्डर्स बिकम मेयर पॉन्स इन द गेम ऑफ अ स्मॉल क्लीक ऑफ डायरेक्टर्स। सिंपल वर्ड्स में जो छोटा शेयर होल्डर है उसके साथ तो खिलवाड़ ही हो रहा है। शेयर होल्डर्स आर ऑफ्टन इग्नोरेंट एंड इनडिफरेंट अबाउट वर्किंग ऑफ द कंपनी। उनको नहीं पता होता कंपनी में क्या चल रहा है। ठीक है, मान लो ज्यादा से ज्यादा मैं किसी कंपनी का शेयर लेके बैठ गया, उसका डाटा पढ़ सकता हूँ, उसके रिजल्ट्स को खंगाल सकता हूँ, उसकी अकाउंटिंग को खंगाल सकता हूँ जो उसने प्रिंट की है। अब कंपनी के अंदर थोड़ी ना जा सकता हूँ, तो मुझे क्या पता अंदर असल में क्या चल रहा है। देयरफॉर दे फेल टू एक्सरसाइज देयर वॉइस इन द फंक्शनिंग ऑफ अ कंपनी। कंपनी के रोज के कामकाज में इंटरफेरेंस नहीं कर पाते या अपनी वॉइस कंपनी तक नहीं पहुंचा सकते। मेजॉरिटी ग्रुप में ऑपरेस एंड एक्सप्लॉइट द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। तो जिसके पास मेजर शेयर है वही अपने आप को दादा बनेगा वहां पे और बाकियों का सुनेगा नहीं। समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है करप्ट मैनेजमेंट। In a company, there is often danger of fraud and misuse of property and dishonest management। तो ये ज्यादातर रहता है कि फ्रॉड ना कर दे कंपनी वाले या फिर जो डिसऑनेस्टी ना कर दे जिससे कंपनी को नुकसान हो जाए। बोगस कंपनीज मे बी फॉर्म्ड टू डिप्राइव द इन्वेस्टर्स ऑफ देयर हार्ड अर्नड मनी। वो क्या करते हैं, बोगस कंपनियां बना लेते हैं बड़े बड़े। अब मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, इंडिया में सबको पता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां है वो छोटी छोटी कंपनियों को बोगस कंपनियां बना लेते हैं और उसमें मेन कंपनी का पैसा ट्रांसफर करके वो बोगस कंपनी को गोलमाल कर जाते हैं और कह देते हैं देखो जी हमने वो बिजनेस खोला था वो चला नहीं, वो लॉस हो गया। समझ गई बात। Clever and dishonest promoters and directors may exploit small and ignorant investors for their personal gain। अपने पर्सनल गेन्स के लिए जो क्लेवर एंड डिसऑनेस्ट प्रमोटर्स हैं वो बंदों को ठग लेते हैं। ठीक है, मतलब जाली कंपनियां बना बना के मतलब ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अपनी वैल्यूएशंस हाई दिखा देते हैं और महंगे शेयर मार्केट में लॉन्च करके बाद में वो गिर जाते हैं और जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। कंपनीज में फॉल इन द हैंड्स ऑफ incompetent and irresponsible persons who may utilize the company's property for their selfish interest। अगर कंपनी जो है इनकम्पिटेंट बंदों के हाथ में लग गई, इररिस्पॉन्सिबल टाइप के बंदों के हाथ में लग गई, तो वो अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। इस टाइप की जो कंपनीज होती हैं उसमें सरकार के काफी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उनके बगैर काम नहीं चलता। At every stage in the management of a company, there are legal rules and regulations. Several legal provisions have to be followed and reports to be filed। मतलब कई रूल्स रेगुलेशन हैं और रिपोर्ट्स हैं जो फाइल करनी पड़ती हैं टाइम टू टाइम। सच लीगल इंटरफेरेंस इन डे टू डे ऑपरेशंस रिजल्ट्स इन लैक ऑफ सीक्रेसी। अगर इस टाइप का माहौल रहेगा तो सीक्रेसी तो रहेगी नहीं बिजनेस की। ठीक है, a lot of time and money are spent in complying with statutory requirements। flexibility of operations is reduced। अब अगर एक कंपनी लगातार सरकार के रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से ही करती रहेगी काम, तो सारा जोर तो उसका उधर ही लग जाएगा।
तो फिर अपना काम कब करेगी? समझ की बात? ये हालाँकि सच है कि सरकार के लीगल रूल्स रेगुलेशंस को कंप्लाई करना हर एक कंपनी का फ़र्ज़ है, मगर उसमें टाइम भी तो वेस्ट हो जाता है ना। तो ये भी इसकी एक ख़ामी रहती है कि भई अगर हमने कंपनी बना ली, जॉइंट स्टॉक कंपनी टाइप बना ली, तो सरकार के इतने सारी प्रॉब्लम्स हैं वो हमें फेस करनी पड़ेंगी कि डिले इन डिसीज़न हो जाएगा कि भाई सरकार को ये वाला डॉक्यूमेंट दो, वो वाला डॉक्यूमेंट दो, ऐसे प्रिंट करो, उस तरीके से रिज़ल्ट निकालो, ऑडिटिंग कराओ, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है। अनहेल्दी स्पेकुलेशन, the shares of public company are dealt in on a stock exchange. Basically, जितने भी shares हैं वो stock exchange में होते हैं. The prices of these shares fluctuate depending upon the financial health, dividend, future prospects and reputation of the company. जो कंपनी के शेयर्स हैं उनके जो प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहते हैं, किस पे डिपेंड करता है? कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, डिविडेंड कितना देगी, और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है कंपनी के, और कंपनी की रेपुटेशन. Directors may manipulate annual accounts to make illegal gains through speculation in the company's share. डायरेक्टर क्या कर सकते हैं? मतलब अपनी जो रिजल्ट्स हैं उनको उल्टा पुल्टा दिखा सकते हैं, रिजल्ट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स को ऊपर नीचे दिखा के शेयर मार्केट से बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, अपना फायदा कर सकते हैं. वैसे तो सेबी ने कई रूल्स रेगुलेशन बनाए हुए हैं, फिर भी प्रमोटर ऐसा कर जाते हैं. A few individuals may corner the shares to gain control over the company. होता क्या है? कई बंदे शेयर लगातार इकट्ठे करते रहते हैं ताकि कंपनी के अंदर उनका काफी ज्यादा कंट्रोल आ जाए, क्योंकि जिसके पास ज्यादा शेयर होंगे वही कंट्रोल कर पाएगा ना. नेक्स्ट, violent fluctuations in the share price caused by unhealthy speculation reduce investors' confidence and lead to financial crisis. ये जो prices of shares हैं इसमें इतने ज़्यादा fluctuation आते हैं कि इससे जो अनहेल्दी स्पेकुलेशन कर रहे हैं शेयर को गिराते हैं ताकि आम बंदा बेच दे, तो इससे जो इन्वेस्टर है उसका कॉन्फिडेंस जो है खत्म हो जाता है, और मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं इकोनॉमी में एक टाइप के, कि भाई शेयर तो गिरी जा रहे हैं, बढ़ी जा रहे हैं, गिरी जा रहे हैं, इतनी अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर देते हैं कि लोग कहते हैं छोड़ो यार शेयर मार्केट में तो आना ही नहीं. When directors misuse inner information for speculative purposes, the shareholders of the company suffers. जब भी कोई जो डायरेक्टर है, ठीक है, या मैनेजमेंट का बंदा है, जब भी वो कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन बाहर के बंदों को लीक कर देता है, तो उसकी वजह से शेयर होल्डर को बहुत नुकसान होता है. कैसे? अगर रिजल्ट आने वाला है, पहले ही जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है या फिर मैनेजमेंट का बंदा है, उसने बाहर वाले अपने रिश्तेदारों को कह दिया भाई शेयर बढ़ने वाला है, खरीद लो, तो पहले ही खरीद लेंगे. ठीक है, आम बंदे को इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आम बंदा तो प्रॉफिट नहीं ले पाया. दूसरी तरफ अगर रिजल्ट खराब आया, वो अपने रिश्तेदारों को पहले कह देंगे भाई अब तो रिजल्ट खराब आने वाला है, शेयर का रेट गिरने वाला है, बेच दो. खुद नहीं करेंगे, उनके थ्रू करवा लेंगे, उनसे बाद में कमीशनें लेते रहेंगे. ठीक है. रेकलेस स्पेकुलेशन ऑल्सो अफेक्ट्स द गुडविल ऑफ द कंपनी. अगर रेकलेस तरीके से स्पेकुलेशन होगी शेयर की, कि शेयर को एक टाइम के बाद बढ़ने ही नहीं दिया गया और स्पेकुलेशन किया गया, एक मतलब लेवल के बीच में घुमाते रहे, उससे भी जो कंपनी है उसकी गुडविल को नेगेटिव असर पड़ जाता है. नेक्स्ट आ जाता है कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन various groups, that is shareholders, debenture holders, directors, employees, creditors, etc. Such conflicts reduce employee morale and efficiency of operation. conflict of interest हो सकता है, जैसे कंपनी के जो ओनर्स हैं उनका मेन मकसद क्या है? प्रॉफिट कमाना. जो दूसरी पार्टी है, एम्प्लॉइज, उनका मेन मकसद क्या है? सैलरी बढ़ाना. अगर सैलरी बढ़ाएंगे तो भाई हमें प्रॉफिट कहाँ से हुआ? कंपनी की कॉस्टिंग बढ़ जाएगी. जिनसे हम माल खरीद रहे हैं उनका मेन मकसद है कि हमें उनको बल्क में ऑर्डर देना. ठीक है. दूसरी तरफ जो कंपनी के मार्केटिंग करने वाले हैं उनको भी ये है कि मार्केटिंग के अच्छे ऑर्डर मिलें. जो कंपनी के सप्लायर्स हैं वो चाहते हैं कि उनकी टाइम टू टाइम पेमेंट हो. तो जितने भी जो एलिमेंट्स हैं, जितने भी जो ग्रुप्स हैं जो कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, उनके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, तो हर एक इंटरेस्ट का आपस में कन्फ्लिक्ट है. इसके ऊपर इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में काफी ज्यादा थ्योरीज भी हैं. नेक्स्ट आ जाता है सोशल इविल. Company form of organization give rise to growth of private monopoly and concentration of wealth in few hands. कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या करती है कि भाई हमारी कंपनी चले, बाकियों का हो जाए बेड़ा गर्क, और बाकियों को मिटाने के लिए कंपटीशन इतना तगड़ा करती है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, और इसकी वजह से मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज राइज होती है. Big companies may use their economic power to influence politicians and government officials, leading to corruption in the public life. तो बड़ी बड़ी कंपनी, आपको मेरे को नाम लेने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही आपके कंट्री में कौन कौन सी कंपनीज हैं जो कि सरकार को रिश्वतें देके या इन्फ्लुएंस करके जितने भी सरकार के रूल्स रेगुलेशंस हैं उसको मैनिपुलेट करवा देती हैं और अपने फायदे के लिए काम करवाती हैं. ठीक है. तो इससे सोशल लेवल्स भी क्रिएट होते हैं. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.
हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है कॉजेज ऑफ पॉपुलैरिटी ऑफ अ कंपनी। कोई भी कंपनी या जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये जो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस है, ये इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों है। शुरू करने से पहले बता दूं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी चैप्टर का नाम है और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नंबर वाइज देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन has become very popular due to the following reasons. Number one, accumulation of large funds. तो जब भी कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस बनता है तो बहुत ज्यादा फंड्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं। क्यों? नो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन एक्यूमुलेट एज मच फाइनेंशियल रिसोर्सेज एज जॉइंट स्टॉक कंपनी। जितने पैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी इकट्ठी कर सकती है, उतने पैसे और अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस में नहीं इकट्ठे हो पाते। A public company can have any number of members exceeding 7. पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 मेंबर्स और ज्यादा से ज्यादा जितने मर्जी हो सकते हैं। तो खुद सोचो कितने मेंबर्स बन सकते हैं। अनगिनत मेंबर्स बन सकते हैं, इनफाइनाइट मेंबर्स बन सकते हैं। इट्स कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ स्मॉल वैल्यू। इसकी जो कैपिटल है वो लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड की जा सकती है जिनकी वैल्यू कम हो। पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कैन बाय देम। इन जो शेयर्स को लोग कहीं से भी खरीद सकते हैं। आजकल तो आपको पता है ग्लोबलाइजेशन का ज़माना, आप किसी भी कंट्री में मतलब किसी भी कंट्री का किसी भी कंपनी का शेयर जाके खरीद सकते हो। जाके भी खरीद सकते हो, ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। लिमिटेड लायबिलिटी एंड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स मोटिवेट पीपल टू इन्वेस्ट इन शेयर्स ऑफ द कंपनी। क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी होती है। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये है कि जितने के आपने शेयर खरीदे हैं उतने का ही रिस्क है। अगर कंपनी के ऊपर कोई कर्जा पड़ गया तो आपको थोड़ा ना देना है वो कर्जा। समझ की बात? इससे लोगों को मोटिवेशन मिलती है कि चलो शेयर्स खरीदते हैं, जो रिस्क होएगा वो जितने के शेयर खरीदे हैं उतना ही होगा ना। बोरोइंग कैपेसिटी एंड क्रेडिट स्टैंडिंग ऑफ अ कंपनी आर आल्सो हायर। जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है उसकी बोरोइंग कैपेसिटी भी ज्यादा होती है और क्रेडिट स्टैंडिंग भी काफी अच्छी मानी जाती है। ठीक है। अब सेकंड जो इस टाइप के बिजनेस के फैलने की वजह है वो है लिमिटेड लायबिलिटी। द लायबिलिटी ऑफ अ शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय हिम। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 5 लाख के शेयर खरीदे या 1 लाख के शेयर खरीदे, मेरा रिस्क 1 लाख का ही है, 5 लाख का ही। जितने के शेयर खरीदे उतना ही रिस्क। ठीक है। इट अनेबल्स द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी टू टेक ग्रेटर रिस्क एंड टू अंडरटेक लार्ज स्केल ऑपरेशंस। इसकी वजह से क्या होता है, जब रिस्क ही लिमिटेड है तो होता क्या है, कंपनी और ज्यादा रिस्क लेती है और ज्यादा लार्ज स्केल में बनाती है और ज्यादा प्रॉफिट कमाती है। समझ की बात? नेक्स्ट आ जाता है स्टेबिलिटी। अ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। जो कंपनी एक सेपरेट सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये पार्टनरशिप की तरह नहीं कि पार्टनर और जो पार्टनरशिप फर्म है उसको एक ही माना जाता है, वैसी नहीं होती। इट एंजॉयज कंटिन्यूस एंड अनइंटरप्टेड एग्जिस्टेंस। ये कंपनी तो लगातार चलती रहेगी, चाहे कोई मेंबर मरे जिए कोई पागल हो जाए तो कंपनी तो चलती रहेगी। देयरफॉर देयर कैन बी कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। तो इस टाइप के फॉर्म ऑफ बिजनेस में कंटिन्यूटी रहती है और जो लगातार चलती है तो स्टेबल रहती है, तो फिर पैसे भी बनाने ही बनाने हैं। और लगातार चलेगी और स्टेबल रहेगी तो बढ़ेगी ना पहले से। तो एक्सपेंशन काफी ज्यादा होती है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। शेयर ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन बी फ्रीली ट्रांसफरेबल। मैंने किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर खरीदे, मैं किसी को भी बेचूं शेयर मार्केट में, इंटरफेरेंस नहीं होती किसी की। ठीक है। जैसे पार्टनरशिप में अगर मुझे अपनी पार्टनरशिप बेचनी है या कुछ करनी है तो बाकी पार्टनर से मुझे मतलब परमिशन लेनी पड़ेगी, बाकी पार्टनरशिप की रजामंदी लेनी पड़ेगी। ठीक है ना, उनके कंसेंसस के बगैर कुछ हो नहीं सकता। अ पर्सन कैन बिकम अ मेंबर एंड कैन विदड्रॉ हिज इन्वेस्टमेंट वेन एवर नेसेसरी। शेयर मार्केट खुलती है, मैं किसी भी कंपनी का शेयर ले लूं तो मैं मेंबर बन गया, अगले दिन मैं बेच दूं तो मेंबरशिप से एग्जिट हो गई। तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स काफी इजी है। डिवाइडेड रिस्क। रिस्क ऑफ लॉस इन अ कंपनी इज डिवाइडेड अमंग लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। मान लो 1 करोड़ शेयर होल्डर्स हैं तो रिस्क तो उन्हीं के बीच में डिवाइड हो गया ना। तो रिस्क जो है हर एक जो है, जो किसी भी इस टाइप की कंपनी में जो रिस्क होता है वो काफी ज्यादा डिवाइड हो जाता है लोगों के बीच में। तो काफी ज्यादा लोग होते हैं तो स्मॉल लेवल ऑफ रिस्क लिया जाता है हर एक शेयर होल्डर के थ्रू। This encourages interested persons to become members in the company. जब सबको पता है कि भाई इसमें तो रिस्क कम है, जितने का शेयर लेना है उतने का रिस्क है, तो हर कोई अट्रैक्ट होता है शेयर मार्केट की तरफ इस वजह से। बेटर मैनेजमेंट। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन एम्प्लॉय एक्सपर्ट्स टू मैनेज इट्स बिजनेस अफेयर्स। आपको पता है जॉइंट स्टॉक कंपनी के पास पैसा बहुत ज्यादा होता है। इस टाइप की कंपनियां क्या करती हैं, इस टाइप की कंपनियां ज्यादा से ज्यादा प्रोफेशनल्स को हायर करती हैं और उनसे काम लेती हैं, तो काम तो अच्छा ही चलेगा ना। इट कैन अवेल ऑफ एडवांटेजेस ऑफ स्पेशलाइजेशन। ये क्योंकि स्पेशलाइज बंदे रखेगी एंड देयरफॉर इट कैन एंश्योर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। इस वजह से एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और इफेक्टिव मैनेजमेंट भी होगी। ठीक है। एफिशिएंसी का मतलब लीस्ट कॉस्ट और इफेक्टिवनेस का मतलब टाइम ऑन टाइम काम खत्म करना।
लास्ट पॉइंट इसका आ जाता है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। कंपनी ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ट सूटेड फॉर लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशंस। ये जो कंपनी टाइप का बिजनेस है, ये लार्ज स्केल बिजनेस के लिए काफी ज्यादा, लार्ज स्केल ऑपरेशंस के लिए काफी ज्यादा सूटेबल रहता है। देयर इज अनलिमिटेड स्कोप फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन इन अ कंपनी। कंपनी टाइप ऑफ बिजनेस में स्कोप बढ़ने का काफी ज्यादा रहता है। समझ की बात, स्कोप काफी ज्यादा रहता है क्योंकि एफिशिएंट बंदे काम कर रहे हैं, लार्ज स्केल पे पैसा है, लार्ज स्केल पे काम हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी भी ज्यादा होती है। अ कंपनी कैन सिक्योर इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशन। तो ये जो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस है, इसमें लार्ज स्केल पे ऑपरेशन होते हैं और इकोनॉमीज ऑफ स्केल इनको होती हैं, इस वजह से प्रॉफिटेबिलिटी इनकी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।